students, welcome back. To start of the chapter, there's a box given below. Up, remember, for every chapter, this box is present. Now, what is the role of this box? This box contains the main topics that are included in this chapter. अब इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा? When you have to revise a particular chapter, you have to simply pay attention to the box at the start. वो जो बॉक्स है वो मेन टॉपिक्स अगर आपने कवर किए, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड और कवर द एंटायर चैप्टर. ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली ये जो बॉक्स में जो आपके जो टॉपिक्स है, दिस विल गिव यू अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द चैप्टर. सो नाउ विल सी, फर्स्ट विल सी आपके कौन से टॉपिक्स हमको कवर करना है. फर्स्ट इज द एलिमेंट्स एंड द क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन से उनको क्लासीफाई कैसे किया, दैट विल सी. नेक्स्ट इज डॉबरीनर्स ट्रायड्स. नाउ डॉबरीनर इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. डॉबरीनर क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, डॉबरीनर. एंड ट्रायड्स मीन्स अ ग्रुप. ट्राई मीन्स थ्री. अब if I'm taking any three things together, it forms a group. So Dobriner has formed triads. Triads मतलब उसने तीन एलिमेंट्स इकट्ठा लिए, those are called as Dobriner's triads. ठीक है. Next that we are going to see is Newland's law of octaves. Newland's is the name of a scientist. ठीक है, and his law was law of octaves. Oct means eight. ठीक है, तो octaves में क्या किया उसने? He took 8 elements और उसका उसने एक करस्पॉन्डिंग लॉ बना. ठीक है, ही डिड नॉट फॉर्म अ ग्रुप एज सच. इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डॉबरीनर्स ट्रायड्स. वो क्या डिफरेंस है हम लोग सब्सिक्वेंटली देखेंगे, बट दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव इज अगेन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है, एंड he has given Mendeleev's periodic table. And the last thing that we are going to study is the modern periodic table. जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. प्लीज़, मॉडर्न इज़ नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्लियर है यहाँ तक? ओके ना, तो ये आपके मेन चीज़ें जो पढ़ने वाले हम लोग. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ठीक है, सॉरी, उसके पहले यहाँ पे हैव फॉर्म्ड अ निमोनिक. आपको याद कैसे रखना है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल हैज़ एन एवोल्यूशनल हिस्ट्री. मतलब उसका एवोल्यूशन हुआ है. एकदम से आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं मिला. पहले डॉबरीनर्स ट्रायड्स आया, उसके बाद उसमें कुछ लिमिटेशंस आए. सो वी हैड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें लिमिटेशंस आए. देन वी हैड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें लिमिटेशंस होने के बाद फाइनली वी हैड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मैंने निमोनिक कैसे जनरेट किया? इफ़ आई टेक द फर्स्ट टू वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द टॉपिक, तो डॉबरीनस का पहले दो वर्ड्स लिए इसे हर एक के लिए, सो आई गेट द निमोनिक डन मेमो. ठीक है, आपको याद रखना है, रख लो. इफ़ यू हैव टू फॉर्म योर ओन निमोनिक्स, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन विथ मी. द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर कि पहले सबसे कौन आया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली ऑर्डर क्या दी. तो सबसे पहले इफ़ आई सी द निमोनिक डन मेमो, डी ओ स्टैंड्स फॉर डॉबरीनस ट्रायड्स, एन ई स्टैंड्स फॉर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, एम ई स्टैंड्स फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एम ओ स्टैंड्स फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे है आपके? ये चार प्रीडोमिनेंटली मेन टॉपिक्स है आपके जो हम लोग स्टडी करने वाले. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो. एक बार देख लो प्रॉपर्ली 4 क्वेश्चंस क्या है. You have an idea of these questions, ठीक है, because we have done the basics in the previous video lecture. तो and also you have studied many of these things in the previous standards. ठीक है, so first जो आपका है first question है, it says what are the types of matter. Types of matter, states of matter is one and the same thing. वो आपका question number 1 है. Question number 2 is what are the types of elements. Question number 3 is what are the smallest particles of matter called. A very simple question, we know that very well. And the last question is what is the difference between the molecules of elements and compounds. ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन है आपको. डू वन थिंग, पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ. ठीक है, देन सब्सिक्वेंटली यू कैन प्ले द वीडियो एंड सी द आंसर्स. द आंसर्स टू द 4 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन था आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर और द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, राइट. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नो, ठीक है, यहाँ पे देर इज़ अ फोर्थ स्टेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू ऑल. ये फोर्थ स्टेट है, अ वेरी न्यू टर्म फॉर यू ऑल, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा.
प्लाज्मा इज़ व्हाट, दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ henceforth whenever you are asked which are the states of matter, you will not just name the three states but you'll also name the fourth state, that is known as plasma, ठीक है। अब ये प्लाज्मा है क्या, दैट विल अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। विल टेक अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, आइस और वाटर। नाउ अज्यूम, जो नीचे वाला डायग्राम दिया है, अज्यूम द सॉलिड दैट आई हैव टेकन इज सॉलिड आइस। नाउ वी नो एनी सॉलिड सब्सटेंस has the molecules tightly bound with each other and there's a very negligible gap between them. Okay, solids also have high melting point, boiling points because the intermolecular forces are stronger. Now when I apply heat, what will happen, the bonds will break and the solid will get converted into liquid. Now when this happens, we know होता क्या है आपका, the intermolecular force of attraction for liquids is less compared to solids. मॉलिक्यूल्स के बीच का आपका डिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है, एंड स्टेट भी आपका चेंज हो गया, सॉलिड टू लिक्विड विद एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहाँ तक क्लियर है। अब if I further heat the liquid, what will happen, the liquid will get converted into gas or vapor। जो भी आपका water था, now it will get converted into water vapor। तो होगा क्या, अब the molecules will have molecules will have increased distance between them। उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होगा और उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत अब इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर गैस। इफ़ यू सी द डायग्राम, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। ओके, तो यहाँ तक आप गैस से कहा गए ना। इफ़ आई फर्दर अप्लाई हीट टू द गैस, व्हाट विल हैपन, अब जो वाटर वेपर है, ठीक है, अब इसको मैंने फर्दर हीट किया, व्हाट विल हैपन, एक स्टेज पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2 है। सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल दे कम आउट ऑफ द एटम बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी अप्लाइड। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से वो सेपरेट हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो बन गया आपका एक माइनस चार्ज, दैट इज एन एनायन, ठीक है। सो प्लाज्मा के नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, द गैस ब्रेक्स डाउन इनटू एनायन एंड कैटायन। कैटायन कैसे फॉर्म होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से बाहर आ गया, उसका माइनस चार्ज था, नाउ व्हेन इट इज लीविंग दैट मॉलिक्यूल, अब वो मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका, जो आपका था एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, नाउ इट विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na+ क्यों होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। वैसे अगर उस मॉलिक्यूल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाउ इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, सो नाउ इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ कैटायन। तो वो जो यहाँ पे आपको माइनस और प्लस साइन दिख रहे हैं प्लाज्मा के बॉक्स में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एनायन एंड कैटायन। सो दैट इज़ बेसिकली योर प्लाज्मा। तो दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ रहा है, प्लाज्मा क्या है आपका, इफ़ आई फर्दर हीट द गैस, the electrons they separate out from the molecule and form an ion, the atom forms a cation and this state is known as plasma। so plasma का explanation नीचे क्या दिया, plasma the gas breaks down into an ion and cation। This happens because electrons leave their orbits due to heat energy supplied to the atom, forming an anion, and the rest of the atom forms the cation। ये समझ में आ रहा है, एनायन फॉर्म कैसे हुआ और कैटायन फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर्स, ऑफ कोर्स बिकॉज सब्सिक्वेंटली मैं हीट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉलिड से गैस तक आई एम प्रोवाइडिंग हीट, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब उस गैस को मुझे फर्दर हीट करना है तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो हाई होगा, तो प्लाज्मा का फॉर्म होता है एट हायर टेम्परेचर्स। और एग्जाम्पल क्या है, द हाइस्ट टेम्परेचर पॉसिबल in this universe is in the interior of the sun। ये समझ में आ रहा है आपको, so interior of the sun is in plasma state। so remember this example, जो भी नई चीज़ आप पढ़ रहे हो, if you have that example in front of you, you can easily relate all the necessary information related to it। तो आपका क्या है, प्लाज्मा स्टेट कहाँ पे दिखता है आपको, इन द इंटीरियर ऑफ द सन बिकॉज इट हैज़ हाई टेम्परेचर। ये क्लियर है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये भी हमने पहले देखा है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ द मेटल्स, द नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स, ठीक है। नाउ मेटल्स का हमको पता है, मेटल्स आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब क्या होता है आपका, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो एग्जाम्पल्स क्या है आपके, Na प्लस, H प्लस, Mg2 प्लस, यू कैन हैव मेनी मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है, Ca2 प्लस, Al3 प्लस. ठीक है, दोज आर योर metals which are electropositive in nature. Now, metals are good conductors of electricity as they readily uh, donate electrons. The electrons are easily available for conduction, so those are good conductors of electricity. ठीक है, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, दे कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑक्टेट, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो Cl माइनस, F माइनस, O2 माइनस, ये क्या है आपके एग्जाम्पल से नॉन मेटल्स के. ठीक है, एंड दीज आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दोनों हमने देख लिया. लास्ट इज मेटलॉइड्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन, एक बीच का, अगर कोई मैंने अगर बोल दिया मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच का अगर कुछ होगा, दैट इज नोन एज मेटलॉइड्स. प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या है उसका, सेमी कंडक्टर. एज वी हैव सीन, वी हैव स्टडीड व्हाट इज अ सेमी कंडक्टर. ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था हमने 9th में. तो सेमी कंडक्टर इज, इट हैज़ पार्शियल कंडक्टिविटी. वी कैन नॉट से कि प्रॉपरली पूरा कंडक्ट करता है. So it is not completely a conductor, but it is not completely an insulator also. So that is why it is called as a semiconductor. दोनों के बीच का property, so it is called as a semiconductor. So that is your metalloids. Second question clear है आपको? Types of elements: metals, non-metals, and metalloids. Okay. Third question was very simple. What are the smallest particles of matter called? The smallest particle of matter is called an atom. Now it's a request, a sincere request. Please अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, even though it may be a one answer like one sentence answer, you have to write the complete sentence. I have seen students writing just a word. What are the smallest particles of matter called? Answer, an atom. नहीं, ऐसे आपको लिखना नहीं है. हार्डली टेक्स यू 5 seconds टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम. ये क्लियर है? नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन. What is the difference between the molecules of elements and compounds? So we have seen elements क्या है, we have seen compounds क्या है. So molecules of elements are made up of atoms having the same properties. Same properties मतलब क्या, physical and chemical properties same होंगे. Example क्या है आपका, O2. जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा, इफ़ आई स्पीक अबाउट एलिमेंटल ऑक्सीजन सिर्फ O आएगा. O2 इज ऑक्सीजन गैस, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो दोनों ऑक्सीजन ही आइटम है, सेम ही है. तो क्या होगा आपका, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम प्रॉपर्टीज है आपके. सो दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अगर इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट भी ऑक्सीजन एलिमेंट भी है. ठीक है, दोनों के एटम्स हैं एंड बोथ द एटम्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो व्हेन दे कम टुगेदर इट फॉर्म्स अ कंपाउंड. ये क्लियर है? सो दिस डिफरेंस यू हैव टू राइट. अगर आपको क्वेश्चन आ गया, यू कैन ईजिली राइट दिस डिफरेंस एंड यू हैव टू ऑल्सो मैंशन द एग्जाम्पल्स. साइंस में एक्सप्लेनिंग एनी थिंग विदाउट एन एग्जाम्पल, इट डज नॉट गो डाउन वेल विद द पेपर चेकर्स, राइट? तो वो गलत बात है. साइंस में ऑलवेज यू शुड हैव एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस वर द 4 क्वेश्चंस. द पैराग्राफ बिलो द 4 क्वेश्चंस. ठीक है, पे प्रॉपर अटेंशन. इसमें द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव अंडरलाइंड, ठीक है, टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन. दिस कैन बी योर fill in the blank. So fill in the blank can be the periodic table consists of dash number of elements. तो कितने एलिमेंट्स है आपके, 118 एलिमेंट्स. सो दिस कैन बी वन ऑफ द fill in the blanks. ठीक है, सो अंडरलाइन दैट, मार्क इट. एंड जो मैं नेक्स्ट मार्क किया है, दैट इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. दिस वॉज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2 दैट वी हैव सीन प्रीवियसली. विच आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? सो वो कौन से थे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, सो दिस कवर्स द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ विल मूव ऑन टू द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, प्रॉपरली ध्यान देना है, समझ लेना है. पहली बारी में एक ही बार आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. डॉब्लिनस ट्रायड्स क्या? ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द डॉब्लिनस ट्रायड्स. नाउ डॉब्लिनर, एज वी हैव सीन,
ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, डॉबरिनर साइंटिस्ट का नाम है, एंड ही सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are related to their atomic masses. We have seen what do we mean by atomic mass, that is capital A, that is the atomic number plus number of neutrons. So he was of the view कि जो भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, दोज आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एटॉमिक मास, ठीक है. सो व्हाट डिड ही डू, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच. जैसे वी हैव सीन प्रीवियस, ट्राइड मतलब क्या, 3 है आपका. सो ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड्स, ठीक है. ये समझ में आ गया आपको क्या किया उसने, ट्राई मीन्स 3. सो ही took a combination of 3 elements and he said these are my triads, and these triads, these 3 elements have similar chemical properties. और उनको अरेंज कैसे किया, ही अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मतलब अज्यूम कर लो, इफ़ आई हैव द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे अभी यहाँ पे इफ़ यू सी द बिलो बॉक्स, ट्राइड है, फर्स्ट ट्राइड है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है. सो lithium is the first element in the triad, sodium is the second element, potassium is the third element in the triad. So increasing order of atomic mass मतलब क्या, lithium का atomic mass सबसे कम, उसके बाद सोडियम का लिथियम से ज़्यादा, एंड पोटेशियम का लिथियम और सोडियम दोनों से ज़्यादा, ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये समझ में आ रहा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब क्या है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, he arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element, what we are saying, atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. We know what do we mean by arithmetic mean, it is nothing but average, ठीक है. In other words, it is nothing but average. So what basically Dobriner सजेस्टेड, ही सेड कि जो मिडिल एलिमेंट होगा आपका ट्रायड में, 3 है, जो मिडिल एलिमेंट है आपका, दैट हैज़ एटॉमिक मास विच इज़ द एवरेज और द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है. सो लाइक इफ़ वी टेक अगेन द एग्जाम्पल ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम आपका कौन सा हो गया, मिडिल एलिमेंट हो गया. नाउ ही सेड द atomic mass of sodium is basically it is average of atomic masses of lithium and potassium. तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कैसे दिया है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.9. यहाँ पे दे हैव नॉट गिवन द यूनिट फॉर दिस, 6.9 ही सिर्फ लिखा है. यूनिट क्या होगा एटॉमिक मास का, वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज डाल्टन यूनिट्स, यू, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो 6.9 है. पोटेशियम का कितना है, 39.1. 6.9, 39.1, these are the atomic masses of lithium and potassium. So now आप मीन कैसे निकालेंगे, सोडियम प्लस पोटेशियम दोनों का टोटल कर लेंगे एटॉमिक मास का, एंड एवरेज और मीन इट इज़ द नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट वी हैव टेकन. कितने क्वांटिटीज लिए, 2 लिए, सो डिवाइडेड बाय 2. सो बीच का जो आपका बड़ा वाला कॉलम है, इट शोज सोडियम का क्या है, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 2, that is the mean, which is nothing but 23 Dalton units, and actual atomic mass of sodium is also 23 atomic mass units, AMU, 23 AMU और 23 Dalton units. So he said कि ये सेम ही है, there is no difference in the two as such. ये समझ में आ रहा है आपको कि ये बेसिकली ट्राइड्स को अरेंज कैसे किया. So the first triad according to Dobriner was lithium, sodium and potassium, ठीक है. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रायड विच इज़ ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है. ये आपको ट्रायड्स याद रखना है, इट्स दे आर वेरी सिंपल, इवन इफ यू सी देम 2-3 टाइम्स यू विल इजीली रिमेंबर, ठीक है. सो आप कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम में विच इज़ द मिडल एलिमेंट इन दिस, दैट इज स्ट्रॉन्शियम, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू डॉबरिनर क्या है, जो भी आपका स्ट्रॉन्शियम का एक्चुअल मास होगा, दैट वुड बी वॉट, it would be approximately equal to the atomic masses of calcium and barium का मीन और उनका एवरेज. तो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, दैट इज़ 40.1 डाल्टन यूनिट्स. बेरियम का एक्चुअल एटॉमिक मास इज 137.3 डाल्टन यूनिट्स. तो स्ट्रॉन्शियम क्या है, इफ़ वी फाइंड द मीन ऑफ द टू, कैल्शियम और बेरियम का अगर मैंने एटॉमिक मास ऐड किया, 40.1 प्लस 137.3 divided by 2 which is 88.3
7 एंड एक्चुअल मास ऑफ स्ट्रोंशियम कितना है आपका 87.6. नाउ हियर द इम्पोर्टेंट वर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली. वाई द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज एग्जैक्ट आ रहा है कि आपका फर्स्ट केस में आ गया जो आपका जितना भी सोडियम का था उतना ही आपका 23 आ गया, बट यहाँ पे क्या नहीं, इट इज़ 88.7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. हार्डली देयर अ डिफरेंस ऑफ 0.9. ठीक है, 0.9 में नहीं 1.1 सॉरी. तो उतना एक नेग्लिजिबल डिफरेंस है आपका. ठीक है, 0.91 इतना आपका नेग्लिजिबल डिफरेंस है. सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल उसका साइन आ गया. समझ में आ रहा है आपको? एंड द लास्ट इज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्या है आपका? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो बीच वाला एलिमेंट कौन सा हो गया आपका? ब्रोमीन. एंड इट ऑल्सो मीन्स जैसे हमने किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे कम, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा. सो क्लोरीन क्या आपका? इट इज़ हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 35.5 डाल्टन यूनिट्स और 35.5 क्यू है. वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ठीक है, इवन इफ यू हैव डाउट्स यू कैन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, देन आयोडीन का कितना है? 126.9 डाल्टन यूनिट्स एंड द एक्चुअल मास ब्रोमीन का कितना है? 79.9. मीन निकालो तो कितना आ रहा है? 81.2 डाल्टन यूनिट्स. सो यू गेटिंग दिस पॉइंट कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल जो लॉजिक लगाया डॉपरीनर ने, इट वॉज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट. कि वो एक्चुअली he was successful in establishing three elements as a triad which showed similar chemical properties and which also uh, followed his formula that the middle element will have the atomic mass as a mean of the atomic masses of the other two elements. ठीक है, but see the last line of the paragraph. However, all the known elements could not be classified into the Dobryner's triads. As we have seen, एक एवोल्यूशन हुआ मॉडर्न पीरियडिक टेबल का. पहले कुछ प्रपोज किया डॉबरीनर ने. ओके, नाउ दैट वॉट एवर ही प्रपोज इट हैड सम लिमिटेशंस, सो इट हैड टू बी रिवाइज्ड. सो इसमें लिमिटेशन क्या है? जो उसने ट्रायड्स लिए दोज वो, ठीक है, ट्रायड्स से केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वॉट एवर ही सजेस्टेड वॉज कम्प्लीटली फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड. बट बाकी एलिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लिमिटेशन हो गया. ठीक है, सो देन वो रिवाइज हो गया. सो डॉबरीनर ट्रायड का लिमिटेशन क्या आपके? कि ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबरीनर्स ट्रायड्स. ओके, so there are given the examples and they are asking you कि out of these examples which follows the which can be a Dobryner's triad. ठीक है, so what you have to do simply, जो भी आपका middle element है, you have to find if it has the atomic mass which is approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपको निकालना है. जैसे मैंने पहले भी बोला, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. एग्जैक्टली नहीं आता वो, अप्रॉक्सीमेटली आएगा. ठीक है, एक हाथ डाल्टन यूनिट का डिफरेंस, एक हाथ दो डाल्टन यूनिट्स का डिफरेंस वुड भी ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सो दैट इज़ योर होमवर्क, ये आपको करना है. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. क्या है वो टॉपिक आपका? न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अनदर वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, डॉबरीनस ट्रायड्स देखा हमने. नाउ न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज वेरी मच सिमिलर. बहुत सिमिलर है, सिमिलैरिटी है दोनों में. अब सिमिलैरिटी कैसे है देखो. ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलन्स. नाउ he arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. डॉबरीनस ट्रायड्स में डॉबरीनर ने क्या किया? जो भी एलिमेंट्स उसने लिए, those were also arranged in an increasing order of their atomic mass. Same thing was followed by Newlands also. So he also arranged the elements in an increasing order of their atomic masses. अब यहाँ पे जैसे ट्रायड्स में तीन का कॉम्बिनेशन था, थ्री एलिमेंट्स आपके इकट्ठे लिए थे. ऑक्टेव्स में आपके क्या है? ऑक्ट मीन्स 8, सो देर आर 8 एलिमेंट्स विच आर टेकन टुगेदर. नो, they are not taken together. This is the primary difference between आपका डॉबरीनस ट्रायड्स एंड ऑक्टेव्स. सो आपका राइट साइड में जो बॉक्स दिया है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ऑक्टेव्स क्यों. जैसे वी नो इन म्यूजिक देर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्तक. ठीक है, सप्तक क्या है आपका? सा रे ग म प ध नी. ठीक है, दीज आर योर सप्तक्स, द 7 fundamental notes of music. Those are known as saptaks. So, but whenever you have to complete a saptak,
इट स्टार्ट्स विथ सा एंड ऑल्सो एंड्स ऑन सा। मतलब कैसे आपका, इट इज सा रे ग म प ध नी सा, राइट। सो सा से स्टार्ट किया और सा पे एंड किया, तो सब तक तो आपके साथ है, बट इफ़ आई हैव स्टार्टेड विथ सा एंड आई हैव एंडेड ऑन सा ओनली, तो आपका जो एंड वाला सा है दैट बिकम्स द एट्थ नोट, राइट। आठवां हो गया वो उसकी पोजीशन। सो सेम लॉजिक न्यूलेंस अप्लाइड टू दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि द फर्स्ट एलिमेंट दैट आई हैव अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा इट विल ऑल्सो हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आ रही है? तो पहले एलिमेंट से स्टार्ट किया, एट्थ एलिमेंट पे आ गए, उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। एट से आगे जाऊंगा, उसके बाद एट्थ एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम। ऐसे कंटिन्यूसली इफ आई गो, आई कैन अरेंज द एलिमेंट्स एंड दिस ऑल एलिमेंट्स विल शो अ सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड हेंस आपका न्यूलन का लॉ इज कॉल्ड एज न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ पे देर आर नॉट ग्रुप्स, but after a gap of 7, मतलब eighth element after the first will have a similarity in chemical properties। ये समझ में आ रहा है? सो वापस से देखो, हाईलाइटेड पोर्शन के बाद इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। वी नो पीरियोडिक टेबल भी स्टार्ट जो होता है नॉन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन नेचर, विच प्रेजेंट इन नेचर दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, 1 1 एग्जाम्पल देखा था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। सो दैट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, उससे स्टार्ट हुआ, एंड किस पे हुआ, इट एंडेड ऑन थोरियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाइड्रोजन से, एंड कहाँ पे हुआ, थोरियम पे। ठीक है, सो ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। सो एग्जाम्पल क्या है, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। सो इफ आई कंसिडर लिथियम, जैसे हमने पहले भी अगर डॉबलिनस ट्रायड में, इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, डॉबलिनस ट्रायड का आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से थे, फर्स्ट ट्रायड क्या, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो ही सेड lithium is the first element, the eighth element after lithium is sodium, the eighth element after sodium is potassium, and likewise. So he said कि every eighth element की property similar है. So sodium is the eighth element from lithium and both have similar properties. ठीक है, also magnesium shows similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine. So फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एंड ऑल्सो आपके मैग्नीशियम एंड बेरिलियम के बीच में भी 7 एलिमेंट्स है। सो दैट गैप इज मेंटेन्ड इन एवरी एलिमेंट्स दैट ही हैज़ कंसिडर्ड। जो भी उसने एलिमेंट्स अरेंज किया, दे वर सेटिस्फाइंग हिज लॉ, एट्थ एलिमेंट का लॉ, ऑक्टेव लॉ। समझ में आ रहा है? न्यूलैंड्स compared the similarity with the octaves in music that we have seen previously। ठीक है, सो अब जैसे हमारे पास सारे गमा प ध नि सा है, इन वेस्टर्न म्यूजिक द बेसिक नोट्स आर डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, एंड दीज आर द 7 सबटेक्स्ट और द 7 फंडामेंटल नोट्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। सो इफ दीज आर 7, तो इस पे एंड कहाँ पे होगा, वापस से डो पे होगा। सो इट इज़ लाइक डो रे मी फा सो ला टी डो। ठीक है, जैसे हमारे पास एंड में सा आता है, सेम यहाँ पे एंड में डो आएगा। सो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आपका, सॉरी, फर्स्ट एंड एट्थ पोजिशन विल बी सेम। ठीक है, सो नाउ ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द एट्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये समझ में आ रहा है? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर properly now, since we are doing these video lectures, it is difficult to properly dictate these answers and give you the points, proper points। ठीक है, so what you have to do कि जो मैंने अंडरलाइन किया है, definitely that you have to include and you have to write it point wise properly in your own words। टेक्स्ट बुक से कॉपी नहीं मारना है। द बॉक्स गिवन बिलो, सो आई हैव सो इट्स रिटन जो आपके 7 फंडामेंटल नोट्स है, डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, एंड मैंने वहाँ पे नंबर किया है 1 2 3 4 5 6 7। नाउ स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, जैसे वी हैव स्टडीड बिफोर, स्टार्ट हाइड्रोजन से हुआ है, द लाइटेस्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट डो, फर्स्ट नोट वहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन। अब आफ्टर अ गैप ऑफ 7,
वो आपका कौन सा आएगा, 8th एलिमेंट आ जाएगा। सो इफ़ आई गो हॉरिजॉन्टली, ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है आपका, 7th एलिमेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन, एंड द 8th एलिमेंट इज फ्लोरीन। सो आफ्टर हाइड्रोजन द 8th एलिमेंट फ्लोरीन विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वो दोनों क्या आ गए मेरे, एक ही वो एक ही ग्रुप में आ गए। समझ में आ रहा है। सो आई हैव अरेंज देम अंडर वन नोट। तो जो भी आपका फर्स्ट नोट है, डो के नीचे आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया। सिमिलरली फ्रॉम फ्लोरीन द 8th एलिमेंट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका क्या होगा, 8th एलिमेंट है आपका। सो दैट विल ऑल्सो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू बोथ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। And if I do this continuously, I get all the elements arranged under the 7 subducts. समझ में आ रहा है। So that is called as Newton's law of octaves. The limitations of Newton's octaves. जैसे डॉबरिनर की भी कुछ limitations है, तो डॉबरिनर को रिवाइज करके न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। तो न्यूलन्स में limitations आ गए, देन वी हैव टू फर्दर रिवाइज, और उसके बाद आपका मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल आया। तो उसमें limitations क्या थे वो देखेंगे पहले। Remember, exam में limitations are asked and it is one of the most important questions that you'll get. ठीक है, तो limitations properly समझ के लेना। डॉबरिनस में limitations क्या थे आपके, कि all elements could not be arranged in triads। अब हम लोग देखेंगे limitations of Newton's octaves। So, see नीचे वाला पैराग्राफ बॉक्स के नीचे, many limitations were found in Newton's octaves. This law was found to be applicable only up to calcium। ठीक है, अगेन जस्ट सी द बॉक्स गिवन अबव, वहाँ पे इफ़ यू सी द थर्ड नोट मी के नीचे, कैल्शियम इज द थर्ड एलिमेंट। तो कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स थे, ओनली दोज एलिमेंट्स फॉलोड न्यूलन्स ऑक्टेव्स लॉ। उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स है दे डिड नॉट फॉलो दैट लॉ। मतलब क्या, एलिमेंट्स अरेंज तो किया है, बट व्हाट वाज द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कि दीज एलिमेंट्स विल हैव सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इट वाज नॉट फाउंड टू बी सो। द प्रॉपर्टीज वर नॉट फाउंड टू बी सिमिलर बट डिफरेंट। तो वहाँ पे उसका लॉ फेल हो गया। तो कहाँ तक एप्लीकेबल था, ओनली अप टू कैल्शियम। देन न्यूलन्स placed two elements each in some boxes. So if you see the first नोट दो के नीचे कोबाल्ट और निकेल एक साथ प्लेस किए, ठीक है, इकट्ठा प्लेस किया। सो न्यूलन्स प्लेस टू एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। एग्जाम्पल क्या आपका, कोबाल्ट एंड निकेल। एंड इफ़ यू सी द फा के नीचे का बॉक्स, फोर्थ नोट आपके, तो वहाँ पे आपका सीरियम एंड लैंथेनम। CE is the chemical symbol for cerium, CERIUM, and La is your lanthanum element। ठीक है, उसका केमिकल सिंबल है। सो कोबाल्ट और निकेल को इकट्ठा एक पोजीशन दी दी थी, और सीरियम एंड लैंथेनम को भी एक ही पोजीशन दी थी। सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस। सो बेसिकली क्या, इफ़ यू हैव सीन द पीरियोडिक टेबल, एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक पोजीशन। एक पोजीशन पे एक ही एलिमेंट होता। तो न्यूलन्स ने एक पोजीशन पे दो एलिमेंट्स को प्लेस किया था। सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन क्या मिला हमको, कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स एज अ ग्रुप ऑफ टू इन सम केसेस। ठीक है, एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स को प्लेस किया। ठीक है, देन इफ यू मूव अहेड, न्यूलन्स प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द नोट डो अलॉन्ग विथ हैलोजेंस। ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर व्हाट, दोस आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। हैलोजन ग्रुप हमने देखा है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो आपके हैलोजन ग्रुप है। देन along with halogens, while Fe क्या है आपका, Fe is the chemical symbol for iron, while iron having similarity with cobalt and nickel, away from them along with non-metals oxygen and sulfur under the note T। ठीक है, टी के नीचे वहाँ पे प्लेस किया है। मतलब क्या, व्हाट बेसिकली दिस सेंटेंसेस मीन, कि आपका जो कोबाल्ट और निकेल था, कोबाल्ट और निकेल एंड आयन हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में अगर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, सो कोबाल्ट निकेल आयन एक ही नोट के नीचे आना चाहिए, बट इट वॉज नॉट फाउंड टू बी सो। कोबाल्ट निकेल फर्स्ट नोट के नीचे आ रहा है, और आपका आयन लास्ट नोट में आ रहा है। ठीक है, 7th फंडामेंटल नोट में आ रहा है। तो
ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बाद भी दे आर प्लेस डिफरेंटली, सो दिस इज अ लिमिटेशन, ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम के बाद ही आपका आयन आ रहा है, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि कैल्शियम के बाद वो फील्ड क्यों जा रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, वो समझ में आ रहा है आपको कि कोबाल्ट निकेल एंड आयन वो प्लेस सेपरेटली, और आयन को किस में प्लेस किया, आयन वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। सो इफ़ यू सी एक्चुअली कि ऑक्सीजन सल्फर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, बट ऑक्सीजन एंड सल्फर के प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयन। सो इफ़ द प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, कैन दे बी अंडर द सेम ग्रुप? नो। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज़ द सेकेंड लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन देख लिया, अब सेकेंड लिमिटेशन भी देख लिया, क्या था? कोबाल्ट निकेल एंड आयन वर प्लेस्ड सेपरेटली एंड नॉट टुगेदर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज. Last, also Newland's octaves did not have provision to accommodate the newly discovered elements. ये एक इम्पॉर्टेंट उसका लिमिटेशन है, नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, दे कुड नॉट बी अरेंज फॉलोइंग द सेम लॉ। ठीक है, वो लॉ वायलेट हो रहा था। सो वॉट बेसिकली दे सेट कि ये अगेन लिमिटेशन है, बिकॉज एलिमेंट्स दे आर बाउंड टू बी डिस्कवर्ड विद टाइम। तो अगर नए एलिमेंट्स आ गए, दे हैव टू बी इजीली अकोमोडेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। अगर अकोमोडेट नहीं हो रहा है तो दैट बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ दैट प्रपोज्ड आइडिया, तो वो एक लिमिटेशन हो गया। लास्ट लाइन, the properties of the new element discovered later on did not fit in the Newton's law of octaves. ठीक है, तो जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो बिकॉज ऑफ दैट वो जो भी उसका प्रपोज्ड लॉ था दैट वाज वायोलेटेड। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा था? यस, व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन? न्यूलैंड्स प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस। एग्जाम्पल कौन सा है आपका? कोबाल्ट निकेल एंड सीरियम एंड लैंथेनम। सेकेंड लिमिटेशन आपका क्या है? कोबाल्ट निकेल एंड आयन हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे वर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट नोट्स और अंडर डिफरेंट ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? सो that is the second limitation. And the third limitation, the newly discovered elements could not be placed or could not be accommodated as per Newton's law of octaves. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो लिमिटेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू राइट द थ्री लिमिटेशंस प्रॉपरली। ठीक है, बिकॉज लिमिटेशंस आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी आपका आंसर होगा दे विल गिव यू द क्वेश्चन एज एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस। तो वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, लिमिटेशंस पॉइंट वाइज आपको लिखना है। समझ में आ रही है? ठीक है, सो वी एंड द लेक्चर हियर। ओके, थैंक यू।